हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास हमने कहाँ तक पढ़ाया था, याद है? इस एक मिनट के इंतजार करिए। प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ाया था, याद है कुछ? हैं? चलिए देखते हैं। हम आपको बता रहे थे कि बॉडी, कोई भी बॉडी हो, है ना, कोई भी वस्तु हो, दो चीज में हो सकता है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पुरानी क्लास को। हमने कहा था कोई भी बॉडी होगा, या तो क्या होगा, या तो मोशन में होगा बॉडी, या तो वो मोशन में होगा, या तो वो रेस्ट में होगा। पहली बात तो या तो वो रेस्ट में होगा, या तो मोशन में होगा। इसमें होगा मोशन में होगा, या तो वो रेस्ट में होगा, या तो वो मोशन में होगा। ओके, अगर वो रेस्ट में होगा तो कोई बात नहीं, अगर मोशन में होगा तो क्या, या तो वो लीनियर मोशन कर रहा होगा, और या तो वो कर्व में किसी कर्व में मोशन कर रहा होगा, लीनियर मोशन या सर्कुलर मोशन। है ना, सर्कुलर मोशन मतलब किसी कर्व में मोशन कर रहा होगा, है ना। अब हम अगर बात करें कि अगर लीनियर मोशन कर रहा होगा तो ये दो प्रकार से कर सकता है ना। लीनियर मोशन भी दो प्रकार से कर सकता है और नॉन लीनियर, इसको नॉन लीनियर लिखते ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसको अगर नॉन लीनियर लिखते तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के मोशन आता है। सर्कुलर मोशन इसका एक पार्ट है, ऑसिलेटरी मोशन इसका पार्ट है, ट्रायडिक मोशन इसका एक पार्ट है, ठीक है ना, ब्राउनियन मोशन इसका एक पार्ट है। ये सब आप क्लास 12th 11th की फिजिक्स में पढ़िएगा। ठीक है, बस आपको जानना है कि हमने कहा कि कोई बॉडी मतलब वस्तु का कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु या तो वो रेस्ट में हो सकती है, विराम में हो सकती है, या तो वो मोशन मतलब गति में हो सकती है ना। गति में होगी तो दो प्रकार से गति हो सकती है, या तो वो रेखीय गति करेगी, या तो नॉन लीनियर मोशन करेगा, या तो नॉन लीनियर, या तो नॉन लीनियर मोशन करेगा। ठीक है, आ देखिए इसके बहुत सारे एग्जांपल है। इसके बाद एग्जांपल हो गया आपका सर्कुलर मोशन, जिसको वृत्तीय गति कहते हैं, इसका एग्जांपल है ना। सर्कुलर मोशन इसका एग्जांपल है, वृत्तीय गति इसका ही एग्जांपल है, और ब्राउनियन मोशन हो गया, क्लियर, और ऑसिलेटरी मोशन हो गया, और आपका हो गया ट्रायडिक मोशन हो गया। ये जितने भी मोशन होंगे सब आपको किस में पढ़ना होगा, क्लास 11 की फिजिक्स में पढ़ना होगा। ओके, ये सब आपको क्लास 11 की फिजिक्स में पढ़ना होगा। अब देखिए हमने बताया कि लीनियर मोशन होगा तो वो दो प्रकार से कर सकता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। या तो वो कांस्टेंट मोशन होगा, जिसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, दिखाई दे रहा है। ये सब क्लासेस हमने प्रीवियस क्लासेस में बता दी हैं, है ना। हमने कहा लीनियर मोशन होगा या तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, या तो यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक समान गति होगी या तो असमान गति होगी। एक समान गति क्या होगी, उसी पे कहानी में बता रहा था कल की जितनी कहानी थी वो कहाँ की थी, यहाँ की थी। एक असमान गति, एक समान गति, है ना। ये सब कहानी हमने कल बता दी, पूरी स्टोरी मैंने बता दिया था, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा था, है ना, कि आपको समझ में आ जाए कि क्लासेस चल कहाँ से रही थी। क्यों? क्योंकि आप रिवाइज तो करते नहीं, रिवाइज करते रहते तो आपको पता रहता है ना। ठीक है, ओके, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि, है ना, आप याद जो है फिजिक्स चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा वो ग्राफिक्स से पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वो हमेशा के लिए रिटेन रहेगा आपके दिमाग में, क्लियर। तो हम बेटा कल क्या बात कर रहे थे, हमने कहा था कि कोई भी लीनियर मोशन, बात कहां तक करी थी, लीनियर। एक मिनट जरा क्लियर होता, एक मिनट के लिए प्लीज। हमने कहा था लीनियर मोशन जो होगा, इससे पहले मैंने बताया, कल भी बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए।
लीनियर मोशन जो होगा या तो जो यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, या तो वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है, या तो इतना होगा। क्लियर? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इसको बोलेंगे एक समान रेखीय गति, एक समान रेखीय गति, रेखीय गति, या तो ये होगा, एक होगा असमान रेखीय गति। कौन सा? असमान। कल हमने बताया था, याद करिए, असमान रेखीय गति, ये सब हमने कल बताया था। असमान की कंडीशन हमने कहा था कि फिक्स डिस्टेंस, याद करिए, ये फिगर बनाया था हमने ना, हमने कहा था कि ए से कहां तक जाना है, बी को जाना है, इसको भी ए से बी को जाना है ना। इसको हमने स्टॉपेज में चेंज किया था, ये है ना, याद करिए, ये हमने क्या कहा था, ये सब बराबर डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, याद करिए सब, है ना। अगर 5 किलोमीटर बराबर डिस्टेंस अगर बराबर समय में चल रही है तो वो क्या बोलेगा, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, है ना। लीनियर का मतलब रेखा में गति कर रही, सरल रेखा में गति कर रही ना, सीधी सीधी गति कर रही ना, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करने में इक्वल टाइम पीरियड लेता है, एक बराबर डिस्टेंस कवर करने के लिए बराबर टाइम पीरियड लिया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लीनियर यूनिफॉर्म मोशन, या बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर सेम डिफरेंस कंडीशन हो जाती है कि अगर डिफरेंस कंडीशन हो जाती है, क्या हो जाती है कि जो है डिस्टेंस तो बराबर हो, लेकिन लिया गया समय उसको कवर करने में लिया गया जो समय है वो इक्वल ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? इतनी बात हमने बताई थी, ठीक है। इसी पे हमने बात कर ली थी, एक बात हमने बताई थी कल, याद करिए, कल हमने एक बात बताई थी, हमने कहा था दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। आपका पहला प्रश्न था, पेज नंबर कितने का, कहां गए जी, हाँ 133, पेज नंबर 133 इन एनसीईआरटी में हिंदी मीडियम में क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, कहानी बताई गई थी क्वेश्चन में, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है। आपको ये बताना था, क्या बताना था उसमें क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, ये क्वेश्चन था, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर हो सकता है तो अगर हाँ आंसर अगर आपका हो कि हाँ हो सकता है, तो आपको उस आंसर को क्या करना था, वेरिफिकेशन करना था उसका, है ना, उसको क्लैरिफाई कराना था, प्रूव कराना था, ठीक है ना। क्लियर? तो हम कल बताए थे कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दूरी और विस्थापन में अंतर जानना जरूरी है ना। भाई मैंने कहा दो चीज में आप अंतर दिखाइए, है ना। हमने कहा जो है शेर और बाघ में अंतर बताइए, तो पहले शेर को जान लो और बाघ को जान लो, तभी तो उसमें अंतर बताओगे, ऐसे थोड़ी अंतर बता ले जाओगे। उसमें सबसे पहले आपको क्या जानना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन जानना है कि दोनों होते क्या चीज़ है। उसके बाद उसमें क्या करिएगा, कंपैरिजन करिएगा, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। क्लियर? तो हमने कल बताया था कि इन दोनों को जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको दूरी और विस्थापन के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। चलो थोड़ा उसी के बाद आगे हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा उसी की बात आगे हम बढ़ाते हैं। दिस इज डिस्टेंस and this is displacement. This is what? Displacement. This is displacement. Okay? This is distance and this is displacement. इसको बोलेंगे क्या? दूरी and this is विस्थापन. Okay? विस्थापन. दूरी और विस्थापन. Distance and displacement. कल हमने क्या बताया था? एक चीज देखो, कल की बात से याद करिए, कल की कहानी से याद करिए। कल हमने कहा था कि कुछ भी दूरी चलिए, दूरी कुछ चलिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन की बात कर रहे हैं, या कोई वस्तु गति में है, तो दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती।
लिखो। पहला, गतिक वस्तु की दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। शून्य नहीं होती, पहला कंडीशन। अब बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है? हो सकता है ना, कल पढ़ा था आपने, कैसे पढ़ा था? मैं कह रहा हूं कि आपसे कहा जाए कि एक सर्कुलर पाथ है ना, ये क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर रास्ता है, पाथ रास्ता है ना, ये एक सर्कुलर वृत्तीय रास्ता है। मैंने कहा यहां से चलना शुरू करिए, यहां से चलना शुरू करिए, ऐसे चलिए, ए पॉइंट से चलिए, फिर आके बी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाइए। बताइए, दूरी तो आपने इतनी चली, ऐसे जितना इसका सर्कमफेरेंस होगा, मतलब जितना इसका परिधि होगा उतना आपने दूरी चला। दूरी कितना चला इसके लिए? आपने चला 2 पाई। कितना? 2 पाई आर। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसका सर्कमफेरेंस होता है, परिधि होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। और आप वृत्त की परिधि पे ही चल रहे हैं, तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 2 पाई आर। लेकिन विस्थापन बेटा यहां से चले थे और यहीं आके रुक गए। बताओ, हमने क्या कहा था विस्थापन के लिए? विस्थापन के लिए हमने बताया था कि दो बिंदुओं की मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, दो बिंदुओं की जो कम से कम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं क्या? विस्थापन बोलते हैं। ठीक बेटा, तो बताओ, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट फिर इसी पे आ गया। बताओ, डिस्टेंस कुछ हुआ? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ क्या? नहीं, इनके बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट का जो है फाइनल डिस्टेंस जो है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, वो कितना है? वो 0 है। बात समझे? कोई डिस्टेंस है ही नहीं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0, माइट बी 0, मतलब हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में बी 0। गतिक वस्तु की दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, लेकिन गतिक वस्तु का विस्थापन, गतिक वस्तु का विस्थापन शून्य होगा नहीं, शून्य हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? विस्थापन शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। बताओ, पहला चीज के लिए हो गया। दूसरा चीज बेटा, दूसरा बोलो बोलो, दूसरा डिस्टेंस को मेजर किस पे किया जाए? हमने कहा फिजिक्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मेजरमेंट एंड यूनिट पढ़ाई थी, याद करिए। फिजिक्स में हमने सबसे पहला चीज जहां से आपका फिजिक्स स्टार्ट किया है, वहां कहां से स्टार्ट किया है? मेजरमेंट, मतलब मापन और उसकी इकाई, है ना। तो दूरी मापना है, किस में मापा जाता है? दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है जी? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। याद करिए, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या? मीटर। फंडामेंटल क्वांटिटी है डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? आप पीछे की क्लास देखिए, पीछे की क्लास में सब बताइए, ठीक है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, अच्छी बात। बताओ, विस्थापन को किस में मेजर करिएगा? विस्थापन को भी तो मीटर में ही मेजर करिएगा। विस्थापन को किस में मेजर करिएगा? मैंने कहा यहां से वहां तक मुझे जाना है, कितना डिस्टेंस हो गया? 2 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 2 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का मेजर क्या होता है? दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। मतलब विस्थापन की भी एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन की एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर, यहां और वहां भी मात्रक मीटर ही होता है। क्या होता है जी? मीटर ही होता है। कोई समस्या नहीं। ठीक है, देखो आगे अगली बात जो महत्वपूर्ण है, यहां से फिर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, एक चीज और लिख देता हूं, एक चीज और लिख देता हूं, तीसरी कंडीशन यहां लिख देता हूं, फिर उसके बाद लिखता हूं। तीसरी कंडीशन हो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होता है बेटा? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, दूरी हमेशा धनात्मक।
डिस्टेंस का क्या मामला है, डिस्प्लेसमेंट का मामला क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मामला है विस्थापन, विस्थापन धनात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, कहानी समझो। दो पॉइंट तो आपको एकदम पक्का समझ में आ जाएगा, दो पॉइंट आपको समझ में आ गया। कहानी इसमें थोड़ा नहीं समझ में आएगा, और इसके बाद जो कहानी लिखने जा रहे हैं उसमें नहीं समझ में आएगा। अगला कहानी क्या लिखने जा रहे हैं बोलो, अगला पॉइंट क्या लिखने जा रहे हैं? अगला हम लिखने जा रहे हैं कि जो दूरी है ना वो अदिश राशि, दूरी अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, स्केलर बोलते हैं इसको, स्केलर। दूरी अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि और विस्थापन सदिश राशि। सदिश को बोलते हैं वेक्टर, सदिश, सदिश राशि। विस्थापन सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर। सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन सदिश राशि। अब देखो कहानी इसमें आपको समझना है। ये पॉइंट आप सोच रहे होगे सर ये धनात्मक का मामला है, ऋणात्मक का मामला समझ नहीं आया, है ना? आप ये सोच रहे होगे कि ये सर ये धनात्मक का मामला और ऋणात्मक का मामला समझ में नहीं आया। दूसरा चीज क्या सर, ये सदिश राशि और अदिश राशि क्या है? बेटा ये दोनों तो समझ में आया, ये दोनों आपको समझ में नहीं आया होगा, ये दोनों समझ में नहीं आया होगा। अब इसको समझो। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है। मतलब अदिश राशि आ है, छोटा आ, स्केलर, दिस इज अदिश राशि, है ना? अब हम क्या देखेंगे बेटा कि सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है, इसको भी थोड़ा देख ले, है ना? हालांकि ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कक्षा 11 में भर भर के पढ़िएगा, है ना? पूरा एक चैप्टर है स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी, है ना? चलिए हम देख लेते हैं कि सदिश। अब आप इतना तो समझ में आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया और डेफिनेशन आपको समझ में आएगा। अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि भाई गति जो है गतिक वस्तु की दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। भाई कोई चीज चलने लगा तो क्या दूरी शून्य हो सकती? नहीं शून्य होती, कुछ ना कुछ तो रास्ता चला ही होगा, लेकिन उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। जरूरी नहीं कि शून्य हो, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पॉइंट के ऊपर। क्लियर? चलिए, इसका दूरी का मात्रा किसमें होता है? मीटर में होता है। विस्थापन को किसमें मापा जाता है? इसको भी मीटर में ही मापा जाता है ना? कैसे? भाई मैंने कहा कि चाहे विस्थापन हो और चाहे दूरी हो आपका, दोनों मापोगे किसमें? दोनों का संबंध किससे है? लंबाई से ही है ना, और लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। क्लियर? लेकिन ये दोनों पॉइंट में समस्या आ गई। इसके लिए हम पढ़ेंगे क्या? इसके लिए हम नोट बना लो, है ना? ये पूरा नोट आपका होना चाहिए, नोट्स में लिखा होना चाहिए सब बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ वन। ओके, ये नोट्स में लिखा होना चाहिए आपका। क्लियर? अब देखो अब क्या करेंगे बेटा इसका? अब हम लोग नया हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आपको समझ में नहीं है, इसलिए हम बताने जा रहे हैं क्या? सदिश राशि और अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि। चलो कहानी समझते हैं सदिश राशि अदिश राशि की। देखो ना, सदिश राशि और अदिश राशि इधर डालते हैं अदिश राशि, उधर डालते हैं सदिश राशि। अदिश राशि, इसको सदिश राशि, सदिश राशि इंग्लिश लिख देता हूं उसको, इसका बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? वेक्टर।
वेक्टर क्वांटिटी। आप समझिए बेटा, हम परिभाषा सबसे पहले क्या लिखते हैं जी, परिभाषा लिखते हैं। इसको बोलते हैं डेफिनेशन। देखिए अदिश राशि, अब थोड़ा कहानी समझ लेते हैं, फिर इस डेफिनेशन पहले कहानी समझेंगे, कहानी से हम लोग क्या बना लेंगे, परिभाषा बना लेंगे। पहले कहानी समझते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, हमने क्या कहा, हमने कहा ये देखो, हमने कहा कि आप 10 किलोमीटर चलिए, 10 किलोमीटर चलिए। ऐसे ऐसे, इससे पहले हमने कहा, किसी ने हमसे पूछा कि आपका जो है घर कितना दूर है, या किसी ने पूछा आपने जरा घर का, जहां मैं खड़ा हूं, और किसी ने पूछा मुझसे कि आप अपने घर का सर रास्ता बता दीजिए हमको, है ना। तो मैं कहने लगा कि ऐसा करिए, आप काले से निकलिए और 10 किलोमीटर चलिए। मैं पता नहीं लगा कि काले से निकलिए और 10 किलोमीटर चलिए। निकला काले से, जहां आपका कॉलेज था, स्टूडेंट निकला यहाँ से, उसने कहा 10 किलोमीटर चलो, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने लगा, यहाँ पहुंच गया। दूसरा वाला निकला, चलने लगा, यहाँ पहुंच गया 10 किलोमीटर। 5 स्टूडेंट थे, चलने लगा, यहाँ पहुंच गया 10 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पहुंच गया, है ना। बताओ क्या मेरा घर 3 जगह हो सकता है क्या? पार्टिकुलर एक आदमी हूँ, मेरा एक ही घर होगा ना, एक 3 जगह हो सकता है क्या? नहीं, कहीं फिक्स पॉइंट पे होगा ना बेटा, कहीं फिक्स पॉइंट पे होगा। तो हम अगर अपने घर का पता बताएंगे तो ये तो नहीं बताएंगे कि आप ऐसा करिए, 10 काले से निकलिए 10 किलोमीटर चलिए, चाहे इधर चलिए चाहे, ऐसा तो नहीं बताएंगे। हम कहेंगे आप ऐसा करिए कि काले से निकलिए, फिर 10 किलोमीटर अपने बाईं तरफ चलिए, है ना, या 10 किलोमीटर सीधे चलिए, या 10 किलोमीटर दाईं तरफ चलिए। समझ लो, ये बताएंगे ना, डायरेक्शन बताएंगे इनके साथ, क्या बताएंगे इनके साथ, दिशा बताएंगे। समझ लो, तो कुछ ऐसे राशियां होती हैं जिनके साथ उनका आपको दिशा जरूरी बताना, नहीं तो परफेक्ट नहीं हो पाती। हो पाएंगे क्या परफेक्ट? बताओ, घर पे जा पाओगे मेरे? मैंने कह दिया कि ऐसा करो, काले से निकलो और 10 किलोमीटर चलो, आप दौड़ने लगे 10 किलोमीटर। मिला घर हमारा? नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। तो उसके साथ क्या बतानी जरूरी है? उनके साथ दिशाएं भी बताना जरूरी है कि आप पश्चिम में चलो, निकलने के बाद राइट साइड में जाओ, निकलने के बाद लेफ्ट साइड में जाइए, स्ट्रेट चलिए, है ना, या अपने बैक साइड में जाइए, पीछे की तरफ जाइए, है ना, कुछ तो बताना पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए क्या क्या बोलो, इधर देखो, 10 किलोमीटर पूरा, ऐसे लिखा हमने। याद रखिए एक बात याद रखिए, हमने पहले से चीज बताया था, हमने कहा किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 चीज तो जरूरी ही होता है, कम से कम 2 चीज तो जरूरी ही होता है। एक मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट। याद करिए, से पहले क्लास में हमने बताया था मेजरमेंट और यूनिट में बात बताई थी। हमने कहा था कोई चीज आपको जो है बतानी है, फिजिक्स में कोई भी चीज डिनोट करना है तो उसमें 2 चीज तो होना चाहिए। पहला चीज मेजरमेंट, मतलब मापांक उसका जो है, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और दूसरा चीज बेटा क्या है? यूनिट उसका होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। क्या एग्जाम्पल क्या बताया था? हमने कहा था हमारा वेट 65 है, तो आप कहिएगा सर क्या 65 मीटर, 65 किलोमीटर या 65 किलोग्राम? तो आपने कहा 65 किलोग्राम, तब बात सही होगी नहीं सही होगी? बात सही होगी नहीं सही होगी, है ना। तो परफेक्ट बात होती है कब? जब यूनिट के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट आ जाए, तब क्या हो जाएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात पूर्ण हो सकती है। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जहाँ यहाँ भी इनका बात पूर्ण नहीं होता। बोलो, जैसे मैं कहा कि आप मेरे घर जाइए, 10 किलोमीटर जाइए, बात पूर्ण हुआ क्या? नहीं। आप पूछेंगे सर 10 किलोमीटर आपको किधर जाना है? पूरब में जाना है कि पश्चिम में जाना है कि उत्तर में जाना है कि दक्षिण में जाना है? तो कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है? मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन। क्या बेटा? डायरेक्शन। तो ऐसी भौतिक राशियां मैं परिभाषा में लिखना चाहूं, देखो, ऐसी भौतिक राशियां, इसको भौतिक राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए ना, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। अब एक चीज भाई, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज तो जरूरी है ना, क्या चीज? कोई भी भौतिक राशि व्यक्त करना है तो उसके साथ दो चीज तो जरूरी होती है, क्या चीज? मैग्नीट्यूड और यूनिट। और अगर सदिश राशि को व्यक्त करना है तो उसके साथ साथ दिशा भी होना चाहिए, उसके साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूं? मैं बोलूं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी, इसको बोलते हैं परिमाण, मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण, मैग्नीट्यूड, व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। अब परिमाण होगा तो उसके साथ भौतिक राशि है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका यूनिट तो दिया ही होगा। अगर परिमाण दिया है तो ये अंडरस्टूड बात है कि उसका यूनिट दिया होगा, ठीक है ना। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा, क्या? दिशा, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, दिशा की भी जरूरत पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सदिश राशि। उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि। उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपको पता ही, क्या अभी हमने लिखा था विस्थापन क्या है? सदिश राशि। ये जो हम कहानी बता रहे थे, घर वाली कहानी, तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं किसी को रास्ता बताऊंगा तो क्या बताऊंगा? विस्थापन का रास्ता बताऊंगा, ठीक है ना, क्लियर? तो क्या हो गया जी? सदिश राशि हो गया। विस्थापन आपका क्या हो गया? सदिश राशि हो गया, विस्थापन हो गया। और क्या हो गया? वेग हो गया, ठीक है ना, बल हो गया। कहते हैं बल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है कि उधर लग रहा है? बल जिधर लगेगा उधर तो ऑब्जेक्ट मूव करेगी, बल किधर लग रहा है तो उसमें दिशा जरूरी होती है बताना, है ना। तो आपका हो गया विस्थापन, हो गया वेग, हो गया बल, हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे, है ना, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, क्लियर? विस्थापन, वेग और बल, ठीक है। अब इधर की बात करते हैं। देखो हमने कहा मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर दौड़ दौड़ के गए लेकिन आपका घर मिला नहीं। या दूसरा एग्जाम्पल, ये तो ये इसकी कहानी हो गई, ये तो इसकी कहानी हो गई, इसकी सदिश राशि की कहानी ये हो गई। अब मैं अदिश राशि की कहानी बताता हूं। मैं बताऊं कि सर मेरा वेट जो है, मैं कहूं कि आप 5 किलो चीनी खरीदा, आपने कहा, मैं आपसे कहूं कि आप जो है 5 किलो चीनी खरीद के लाइए, तो आप क्या पूछेगा? सर पश्चिम दिशा में खरीद के लाए कि उत्तर दिशा से खरीद के लाए? ऐसा पूछेगा? नहीं पूछेगा ना, ऐसा पूछेगा? नहीं पूछेगा। मैंने कहा कि ऐसा करो 2 लीटर पानी ले आइए, तो आप पूछेगा कि सर कहाँ से लाए, किधर से लाए, उत्तर दिशा से लाए कि पश्चिम दिशा से? ना, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, उनको क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। उनमें खाली क्या होना चाहिए? केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। केवल मैग्नीट्यूड हो जाए तब भी काम चल जाएगा ना। तो ऐसी भौतिक राशियां, इसको मिटाते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, के लिए केवल ऐसे लिख दें कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, दिशा की जरूरत
नहीं पड़ती, क्या कहलाती हैं? उनको बोलते हैं अदिश राशियां। क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। अदिश राशियां कहलाती हैं। अब देखो ध्यान से, किताब में क्या लिखा होगा? ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है। हमने अगर कह दिया कि कोई भौतिक राशि, इससे पहले मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भौतिक राशि है उसको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, बिना इसके तो काम चलेगा ही नहीं। समझ लो, कोई भी भौतिक राशि हो, चाहे वो अदिश हो चाहे सदिश हो, अगर उसको व्यक्त करना है तो आपको मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और उसके साथ साथ उसकी यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, है ना? क्लियर? तो अगर मैंने यहाँ ये नहीं लिखा कि परिमाण नहीं लिखा तो बात तो बनी जाएगी ना, वो तो अंडरस्टूड हो गया ना, वो तो बात पता हो गई सबको। क्यों? क्योंकि भौतिक राशि उसके साथ क्या होगा? परिमाण और यूनिट तो होगी होगी। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है उनको क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। लेकिन ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तो है, अच्छी बात है, अच्छी बात, परिणाम तो होगा ही होगा, परिमाण तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? दिशा भी होना चाहिए। अगर दिशा भी आ गई तो उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सदिश राशि। समझ गए? ठीक है, एग्जाम्पल लिख देते हैं बेटा इसका। एग्जाम्पल वही जो भी आप पढ़ के आए सबसे पहले। एग्जाम्पल क्या होगा जी? दूरी क्या होगा? उधर विस्थापन, इधर दूरी, उधर वेग, इधर चार्ज, उधर वेग इधर चार्ज, बल, इधर क्या हो गया? द्रव्यमान लिख दिया हमने, है ना? और बहुत सारे ETC एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब इसका तो आपने डेफिनेशन पढ़ा, अब जरा हम इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने कहा कि आपको जाना इधर था, हमने कहा आप इधर चले जाइए, डायरेक्शन आपको दिया गया इधर, डायरेक्शन आपको इधर दिया गया है ना, 10 किलोमीटर। लेकिन अगर हम डायरेक्शन चेंज करना चाहे सदिश राशि में तो क्या लिखना पड़ेगा? इस तरफ कर दिया तो ये हो जाएगा -10 के हो जाएगा, समझ लो, 10 मीटर हो जाएगा। डायरेक्शन जैसे चेंज करोगे, जैसे डायरेक्शन चेंज करोगे, डायरेक्शन की बात जहां पे आई तो जितनी भी, ऐसे समझो, जितनी भी सदिश राशियां होती हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। इसीलिए इससे पहले विस्थापन और दूरी में क्या लिखा गया था? लिखा गया था कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, दूरी हमेशा धनात्मक होगी। तीसरा पॉइंट याद कीजिए जो हमने कहा था, ये आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। क्यों? कि जो सदिश राशियां होती हैं, एक विशेष डायरेक्शन की बात करी गई थी तो प्लस हो गई, लेकिन फिर जस्ट अपोजिट की बात करी जाएगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन वहां का याद करो, तो हमने विस्थापन और दूरी में अंतर लिखाया है। क्या लिखाया है? कि दूरी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सदिश राशि है। ठीक है, कोई समस्या? अब तीनों और चारों पॉइंट आपको उधर के समझ में आ गए, और तीसरी चीज क्या समझ में आएगी? अदिश राशि और सदिश राशि। कोई समस्या नहीं? इतना क्लियर करिएगा, आगे की बात आगे नेक्स्ट डे। सी यू टुमारो, बाय बाय।